स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, जो भी न्यू है चैनल पर, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आगे की अपडेट मिल सके। क्लियर। और स्टूडेंट एक चीज और कि इस वीडियो को, जो भी मेरे यहाँ पे टॉपिक है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता चल सके और लोग भी इसका फायदा उठा सके। मेरी उम्मीद ये है, मेरी कोशिश ये है बल्कि कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इट मींस अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन है, तो इस चैनल के थ्रू वो 12th क्लास की, 11th क्लास की टोटल स्टडी, टोटल एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और टोटल जितना भी नया अभी मैं आपको और डालने वाला हूं, सैंपल पेपर्स भी अभी ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है, सैंपल पेपर वगैरह भी हम इस पे डालेंगे, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो अभी हम आज जो हमारा टॉपिक है वो हम 12th चैप्टर ले रहे हैं, 12th क्लास का, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहली बात आती है कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और हम इसको कैसे फॉर्मुलेट और कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। कुछ नया वैसे ज्यादा नहीं है। लीनियर इक्वलिटी आपने 11th क्लास में सॉल्व की है, उसी लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वलिटीज का जो टॉपिक था, पढ़ा था आपने 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 6, उसी के आगे का पोर्शन ये कह सकते हो। बल्कि ये कह सकते हो कि वहां आपने लीनियर इक्वलिटी को केवल सॉल्व किया था, इट मींस ग्राफ बनाया था, आपने देखा होगा। यहां हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद का थोड़ा सा पोर्शन है और इक्वलिटी बनाने से थोड़ा सा पहले पोर्शन है, इक्वलिटी कैसे बनाएंगे, तो वो सारी चीज हम लेंगे यहां पे। पहले हम उसका बेसिक समझाएंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक लीनियर। इस लीनियर प्रोग्रामिंग को एक एग्जांपल के इस तरीके से समझते हैं हम पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। Suppose a furniture dealer deals in only 2 items, chair and tables. He has rupees 50,000 to invest and has storage space of at most 60 pieces. A chair costs rupees 500 and table costs rupees 2,500. He estimates that from the sale of one chair he can make a profit of rupees 75 and that from the sale of one table a profit of rupees 250. He wants to know how many chairs and tables he should buy from the available money so as to maximize his profit, total profit, assuming that he can sell all the items which he buys. इसका मतलब क्या है कि कोई फर्नीचर डीलर है, वो 2 आइटम्स में डील करता है। कौन कौन सा? चेयर और टेबल। चेयर की कॉस्ट दे रखी है, टेबल की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। उसके बाद चेयर पे प्रॉफिट, टेबल पर प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इसमें स्टोरेज प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है। देखिए सबसे पहली बात हमारी आती है स्टूडेंट कि अगर वो ये कहे, देखिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मली देखते हैं हम कि मान लीजिए उसके पास टोटल कितना है, इन्वेस्ट करने के लिए 50,000 रुपए है। टोटल मनी कितना है हमारे पास? रुपीस 50,000। स्पेस कितना है हमारे पास टोटल? 60 पीसीज का। क्लियर। और अब यहां देखिए प्रॉफिट चेयर पे कितना है? 75 रुपीज पर चेयर और टेबल पे कितना है? 250। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। और चेयर पर जो हमारी चेयर की कॉस्ट है कितनी है? 500 और टेबल की कॉस्ट है 2500। ठीक है। अब बात करते हैं कि सपोज करो कि मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। देखिए कोई भी व्यक्ति हो, 2 चीजें चाहता है हमेशा। अगर किसी भी अपने प्रोफेशन को, इस को स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेस को, तो वो 2 चीजें चाहता है कि इन्वेस्टमेंट कम से कम और प्रॉफिट मैक्सिमम। ये 2 चीजें होती हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब what is the meaning of optimization problem? It means we have to find out the optimum solution, either maximum or minimum. या तो हम मिनिमम निकाल पाएंगे या मैक्सिमम। मैक्सिमम कब? मैक्सिमम जब हमें कुछ चाहिए, इट मींस
प्रॉफिट हमें चाहिए कि हम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाएं। मिनिमम कब चाहिए? जो हमारी कॉस्ट है, वो लागत है, वो हमारी मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर? अब सपोज कीजिए कि वो मान लीजिए कि टोटल चेयर खरीद कर लेके आता है। चेयर कितनी आ जाएंगी? टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 50,000 रुपए। 50,000 में चेयर कितनी आ जाएंगी? एक चेयर की कॉस्ट है 500 रुपए। तो 50,000 में अगर एक चेयर की कॉस्ट 500 है तो 50,000 में कितनी आ जाएंगी? दैट इज 100। तो यानी टोटल 100 चेयर्स आ सकती हैं। क्लियर? दूसरा, अगर वो टोटल टेबल ही खरीद के लाए, मान लो टेबल ही लेके आता है, तो टेबल टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000 और एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? 2500 रुपए। तो कितना आएगा? 25 दूनी 50, तो टोटल कितनी आई? 20 टेबल्स आई। ठीक है। अब स्टूडेंट बात ये आती है कि अगर सपोज करो वो टोटल चेयर खरीद कर लाता है तो 100 चेयर आती है, लेकिन उसके पास स्पेस कितना है? सिर्फ 60 पीसीज का। तो इसका मतलब 40 जो पीसीज है वो बेकार जाएंगे, रख ही नहीं सकता उनको वहां पे। टोटल टेबल खरीद कर लाता है उतने में, तो केवल 20 टेबल आएंगी। अब 20 टेबल का मतलब क्या है कि सपोज उसने इतनी बड़ी शॉप ली है, उसको टोटल स्पेस फिलअप कर सकता है वो, लेकिन केवल 20 टेबल आएंगी। तो 20 टेबल का मतलब अगर 60 पीसीज के लिए है तो लगभग कितना? मान लीजिए 1/3 स्पेस ही वो यूज कर पाएगा। ये स्पेस, ये इतना स्पेस यूज कर पाएगा, केवल इतना, बाकी स्पेस बिल्कुल बेकार जाएगा। दो चीज तो ये हो गई कि इसमें क्या होगा कि स्पेस प्रॉब्लम जो आ रही है, स्टोरेज प्रॉब्लम जो आ रही है उनके हिसाब से। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर वो 100 चेयर खरीद कर आता है तो एक चेयर पे प्रॉफिट है कितना? 75 रुपीज। लेकिन चेयर 100 भले ही लाया है वो, बट स्टोरेज प्रॉब्लम कितनी है? 60 तो है उसके पास, तो वो तो हम 60 के हिसाब से लगाएंगे ना। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 60 इंटू 75 कितना आ गया? दैट इज 450 एंड 4500। ठीक है। और 20 टेबल के हिसाब से अगर देखें तो टेबल पे प्रॉफिट कितना है? 250। तो इसका मतलब कितना हुआ? 250 इंटू 20 दैट इज 5000। इसका मतलब क्या है कि अगर वो सारी चेयर खरीद कर लाता है, देखिए खरीद के सारी 100 ला सकता है, तो 100 पे प्रॉफिट कितना हो सकता है? 100 पे प्रॉफिट 75 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 7500 आ जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कितना उसमें नहीं रख सकता इतनी अपने स्टोरेज में। क्लियर? और अगर 20 टेबल है तो 20 टेबल वाले में क्या आ गई? हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम आ गई। 50,000 से ज्यादा नहीं खरीद सकता, मतलब ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहां उसने देखा कि अगर हम केवल चेयर ही खरीद कर लाते हैं तो अगर टोटल 100 आ जाती तो 7500 रुपीज हो जाता, लेकिन स्टोरेज प्रॉब्लम है तो 60 खरीद कर लाएगा, तो इसका मतलब 4500 का प्रॉफिट हुआ। टेबल खरीद कर लाता है सारी तो 5000 का प्रॉफिट हुआ। तो उसने देखा कि इन दो में ही इतना अप डाउन आ रहा है। ये तो उसने भी हिसाब लगा दिया होगा दुकानदार ने भी। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर सपोज ऐसा भी तो हो सकता है वो 10 चेयर खरीदे, 50 टेबल खरीदे, 10 चेयर खरीद ले, 10 टेबल खरीद ले। क्लियर? मान लो 20 चेयर और कितना? 30 चेयर और 30 टेबल खरीद ले, या 59 चेयर 1 टेबल खरीद ले, या 58 चेयर 2 टेबल खरीद ले। तो ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो किसी में इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम यानी मनी की प्रॉब्लम आएगी, और किसी में स्टोरेज की प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या आया? एलपी का यूज होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग। हम क्या कहेंगे इसको? लीनियर प्रोग्रामिंग। अब सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि फर्नीचर डीलर जो है उसने एक्स चेयर खरीदी और वाई टेबल्स खरीदी, तो हम अपने हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मान लो सपोज उसने कितनी, मान लो 10 टेबल खरीदी
और 50 चेयर्स खरीदी। तो 10 टेबल की कॉस्ट कितनी है? एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? 2500। तो कितना हो गया? 10 टेबल पे कितना आया? 10 टेबल पे प्रॉफिट आया 250 था, 250। तो कितना हुआ? 2500 तो टेबल पे हो गया। और अगर 50 चेयर खरीदता है, 50 चेयर पे कितने का प्रॉफिट है? 75 इंटू 50। तो कितना आ जाएगा? 2500 प्लस कितना आ जाएगा ये? 3750। तो कितना आ जाएगा ये? 52 और 6। तो देखिए इस पर 6250 आ रहा है। अगर मैं इन्हीं तीन पे, एक पे आया था हमारा कितना? 4500, एक पे आया था हमारा 5000 और इस पर आ रहा है हमारा 6250। तो इन तीनों में ही देखो कितने अप डाउन आ रहे हैं। आई बात समझ में नहीं आई? तो इसी के लिए अब हमें इसको सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे हमें कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके दी हुई मनी में, और उसकी जो स्टोरेज प्रॉब्लम है वो भी ना प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्लियर? तो देखिए हम मान लेते हैं कि लेट ही बाय एक्स शेयर्स एंड वाई टेबल्स। अब स्टोरेज प्रॉब्लम में क्या आएगा? स्टोरेज प्रॉब्लम देखिए, अगर उसने एक्स शेयर खरीदी और वाई टेबल खरीदी तो एक्स प्लस वाई टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। और स्टोरेज कितना है उसका? 60। अब ये एटलीस्ट है या एटमोस्ट है? ये एटमोस्ट है, ज्यादा से ज्यादा वो 60 ले सकता है। तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 60 आएगा। क्लियर? दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम। एक चेयर की कॉस्ट कितनी है? 500। तो एक्स चेयर की कितनी हो जाएगी? 500x प्लस एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? 2500। तो वाई की कितनी हो जाएगी? 2500y इज लेस देन इक्वल टू, ये टोटल कॉस्ट हो गई उसकी। तो टोटल कॉस्ट का मतलब जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर सकता है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर सकता है वो? ज्यादा से ज्यादा 50,000। तो वो भी लेस देन इक्वल टू आएगा। क्लियर? और एक चीज का स्टूडेंट इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो इसका मतलब हमारी यहां दो चीजें हो आएंगी कि x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दीज आर कॉल्ड द कंस्ट्रेंट। क्या कहलाती हैं ये? कंस्ट्रेंट्स। ये कहलाती है हमारी इनइक्वालिटीज, कंस्ट्रेंट, इक्वेशंस, इनइक्वेशंस। तो क्या होगा ये कि ये हमारी स्टोरेज कंस्ट्रेंट है, दिस इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट, एंड दीज टू कंस्ट्रेंट आर कॉल्ड द नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट। कैसे कहलाएंगे ये? नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट, यानी ये नेगेटिव में नहीं हो सकती। समझ में आई बात या नहीं आई? उसके बाद हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा निकालने का? मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा इसको सॉल्व करने का टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो वो हमारा है वो, तो एक चेयर पे कितना प्रॉफिट है? 75। तो एक्स पे कितना हो जाएगा? 75x प्लस एक टेबल पे कितना प्रॉफिट है? 250। तो वाई टेबल खरीद रहे हैं तो 250y। ये क्या आया हमारा? प्रॉफिट आया। प्रॉफिट इसको हम जेड लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहलाता है ये हमारा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और क्योंकि ये हमारे देखिए x की और y की पावर लीनियर है, इसके मतलब 1 पावर है, तो इसका मतलब ये लीनियर होगा। तो इसको अगर मैं कह दूं कि लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो भी गलत नहीं होगा। क्लियर? तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? इसको फाइंड आउट करना। अब ये फाइंड आउट करने के लिए भी कैसा फाइंड आउट करना है? दैट इज मैक्सिमाइज है। कैसा फाइंड आउट करेंगे? मैक्सिमम। क्लियर? तो ये हो गई हमारी कंस्ट्रेंट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर? नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ एज इन 11th क्लास। जैसा आपने 11th क्लास में ड्रॉ किया था ग्राफ, तो इन कंस्ट्रेंट का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है यहां तक, इन चारों का। तो ये हमारी इक्वलिटीज हो गई स्टूडेंट। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, 500x प्लस 2500y लेस देन 50,000। तो इसमें मैंने 500 से डिवाइड कर दिया, इसको थोड़ा शॉर्ट बना लिया।
तो x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 100, दो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट हो गई हमारी, x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर? अब स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखिएगा इसमें कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 11th क्लास में भी आपको बताया था कि ग्राफ ड्रॉ करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि इक्वलिटी के लिए कभी ग्राफ नहीं बनता, इक्वालिटी के लिए ग्राफ बनता है। यानी जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो इक्वालिटी के लिए होता है, नॉट फॉर द इक्वालिटी। तो पहले हम लेते हैं किसके लिए, मान लीजिए हम लेते हैं फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 के लिए। क्लियर? तो इसके लिए आपको पता है कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हम एक टेबल बनाई, यहां x यहां y, और हम क्या करते हैं टेबल बनाने के लिए, मतलब ग्राफ बनाने के लिए दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। दो वैल्यूज के लिए हम लीनियर लाइन खींच सकते हैं। तो अगर x को 0 रखते हैं यहां पे तो y हमारा 60 हो जाएगा, और y को 0 रखते हैं तो x 60 हो जाएगा। क्लियर? दूसरा मान लीजिए किसके लिए लेंगे, फोर x प्लस 5y इज इक्वल टू 100 के लिए लेंगे। तो इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे। अब x और y, x को 0 रखा तो y कितना आएगा हमारा 20, और y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा हमारा 100। क्लियर? तो दो इक्वलिटी के दो, इसके लिए हमने ग्राफ बनाना है। अब जरा देखिए ग्राफ बनाते हैं पहले। x एक्सिस पर मैक्सिमम कितना है 100, और y एक्सिस पर मैक्सिमम कितना है 60। तो इसका मतलब इधर 60 ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60। क्लियर? y एक्सिस पर 100 लेना है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। क्लियर? ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, और दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। अच्छा स्टूडेंट एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि 11th क्लास में जो हम ग्राफ ड्रॉ करते थे वहां नॉन नेगेटिव कंस्टेंट कंपलसरी नहीं होती थी, बट यहां जो ये आपको दिखाई दे रही है नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, ये कंपलसरी है हमारे यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारा अगर ये कॉपी का पेपर है तो इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करें। क्लियर? क्योंकि आपको मैक्सिमम किसमें चाहिए वैल्यू, स्पेस हमें जो ज्यादा चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, ये वाला हमें ना सेकंड में चाहिए ज्यादा, ना थर्ड में चाहिए, ना फोर्थ में चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ। अब x एक्सिस पर 0 है तो y एक्सिस की वैल्यू 60 है, तो ये आपका यहां आएगा स्टूडेंट। ठीक है? और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 60 है, तो ये वाली पॉइंट आ जाएगा। बस इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 60। क्लियर? दूसरा x की वैल्यू 0 है तो y 20 है हमारा, तो वो ये हो गया, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 100 है, तो वो ये हो गया। अब इसको ड्रॉ कर दीजिए लाइन को, तो ये कितनी आ गई हमारी वैल्यू x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। समझ में आ गया? अब हमें ये देखना है कि इसका जो रीजन होगा सैडी रीजन कहां जाएगा, ये इधर आएगा या इधर आएगा या ये आएगा या ये आएगा या कहीं और जाएगा। वो आपने 11th क्लास में बताया था आपको कि हम अब इक्वलिटी को देखते हैं मोस्टली, अगर वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो ओरिजिन के लिए ही देख लें। अगर वो ओरिजिन के लिए ट्रू होगी इक्वलिटी तो ओरिजिन को कंटेन करेगा, और अगर ओरिजिन के लिए फॉल्स होगा तो ओरिजिन से दूर की तरफ जाएगा। क्लियर? अच्छा ये जो दो इक्वलिटी है ये आपको पता ही है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, तो y एक्सिस पर कितना हो जाता है x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस है तो यहां x इक्वल टू 0, और x एक्सिस पर हमारा y इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि x एंड y ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो x ग्रेटर देन 0 इधर इधर आएगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये इधर आएगा x एक्सिस के अबव, तो इसका मतलब फर्स्ट और
सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कॉमन कौन सा आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब हमारा जो शेडी रीजन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, किसी और क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। क्लियर? अब यहां देखते हैं 4 0 0, तो कितना है? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60। तो इसका मतलब कितना हुआ? 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। तो ये इक्वलिटी ट्रू है या फॉल्स है? बोलिए, ट्रू है फॉल्स है? 0 60 से छोटी होती है, तो इसका मतलब हमारी इक्वलिटी कैसी हुई? ट्रू हुई। तो इसका मतलब जो शेडी रीजन होगा इस लाइन के वो ओरिजिन की तरफ आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब इस लाइन से नीचे की तरफ शेड होगा। क्लियर? हम उसी को शेड करेंगे जो कॉमन होगा, ये ध्यान रखिएगा। बात से तो कर सकते हो अलग अलग कलर से, अलग अलग उससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए केवल उसी को शेड करेंगे जो कॉमन पार्ट होगा। अब इसके लिए देखते हैं फॉर ओरिजिन कितना आएगा? 0 प्लस 5 इंटू 0, और इक्वलिटी क्या थी हमारी? लेस देन इक्वल टू 100। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू 100। तो ये भी इक्वलिटी हमारी क्या होगी? ट्रू होगी। तो इसका मतलब ये भी शेडी रीजन हमारा ओरिजिन की तरफ जाएगा। अब देखिए इस लाइन से भी नीचे है और इस लाइन से भी ओरिजिन की तरफ है। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो वो होगा, और ये एक्स वाई इक्वल टू 0 ये कह रहा है ऊपर की तरफ, और एक्स इक्वल टू 0 कह रहा है इधर। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमारा शेडी रीजन आएगा। आई बात समझ में? नहीं है? ये हमारा शेडी रीजन हो गया। इसको नाम दे देते हैं O, A, B और C। क्लियर? दिस शेडी रीजन इज कॉल्ड द फीसेबल रीजन। क्या कहलाता है? फीसेबल रीजन कहलाता है, और इसी रीजन में हमारा सॉल्यूशन आएगा। इट मीन फीसेबल सॉल्यूशन। क्लियर? जो फीसेबल रीजन नहीं है दैट इज कॉल्ड द अनफीसेबल रीजन, इनफीसेबल रीजन, सॉरी। ठीक? और ये कैसा रीजन आया है? शेडी रीजन, दैट इज बाउंडेड रीजन, क्योंकि ये सारा बाउंड हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द बाउंडेड रीजन। ठीक है? और अगर इधर कहीं आता जो बाउंड नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड द अनबाउंडेड रीजन। क्लियर? तो हमारा जो शेडी रीजन आया, जो सॉल्यूशन आया, फीसेबल सॉल्यूशन आया, वो फीसेबल रीजन आया, वो ये वाला रीजन है। कौन सा? O, A, B, C। क्लियर? तो उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, कि इसके लिए हमें कॉर्नर, ये तो आपने 11th क्लास में किया था इतना। तो अब यहां से आगे 12th का पोर्शन क्या बढ़ता है? ये तो आपका सॉल्यूशन आया है, रीजन आया है, इसको कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। और वो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? जिससे कहीं भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में काट रहे हैं, या कोई लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट कर रही है, या फिर कोई दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दे आर कॉल्ड द कॉर्नर पॉइंट्स। तो इसका मतलब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कितने आएंगे? कॉर्नर पॉइंट्स हमारे आएंगे ओ के पॉइंट्स कितने हो गए? ओरिजिन है 0 0। ए के पॉइंट्स कितने हैं? 60, 0। बी के पॉइंट्स कितने हैं? बी के पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने होंगे। कौन कौन सी दो इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है? एक है x प्लस 5y इक्वल टू 100, और एक है x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, तो 4y इक्वल टू 40। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 10। और y की वैल्यू अगर यहां रख दें हम कोई सी भी एक इक्वेशन में, तो y को 10 रखा, x हमारा आ गया 50। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 50, 10। एंड सी पॉइंट क्या हुआ हमारा? दैट इज 0, 20। तो हमारे 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, 0 0, 60 0, 50 10 एंड 0 20। आज बात समझ में नहीं आई? उसके बाद आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अब जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, कितना था? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक टेबल फ्रेम करनी होगी। क्लियर?
दिखाई दे रहा है सभी को? पहला पॉइंट आपका आएगा कॉर्नर पॉइंट्स, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स है। दूसरे में आएगा आपका करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड, इक्वल टू जेड कितना था हमारा 75x प्लस 250y। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे कितने कितने थे? एक तो था 0 0, एक था 60,0, एक था 50,10 और एक था हमारा 0,20। तो अब यहां x और y की जगह 0 0 रखते हैं तो ये तो आंसर आएगा हमारा 0। ठीक है, 60,0 रखता हूं तो रखिए जरा 60 इंटू 75, 0 6 5 30, 6 7 42 और 3 45 यानी 4500 आ गया। क्लियर? 50 10 रखता हूं तो 75 इंटू 50 कितना आएगा 3750 और इंटू 250 10 तो ये आ जाएगा आपका 2500। कितना हुआ? दैट इज 6250। क्लियर? और तीसरा क्या है? ये क्या है 020। अगर 0 तो ये तो 0 हो गया और 20 रखता हूं तो ये आ जाएगा हमारा 5000। क्लियर? अब देखिए जरा कि इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था क्या? मैक्सिमम फाइंड आउट करना, यानी मैक्सिमम जेड फाइंड आउट करना। और इसमें मैक्सिमम कौन सा आ रहा है हमारा? दैट इज 6250, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारी इस पे। तो इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू हमारी 50 है और y की वैल्यू 10 है। मैक्सिमम प्रॉफिट 6250 रुपीज है। क्लियर? तो इट मींस x क्या माना था हमने? नंबर ऑफ चेयर्स। y क्या माना था हमने? नंबर ऑफ टेबल्स। तो इट मींस वी हैव टू, या द फर्नीचर डीलर हैव टू बाय 50 चेयर्स and 10 tables so as he gets the maximum profit। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा? इक्वल टू ₹6250। आज बात समझ में नहीं आई? तो इसका मतलब यह है कि दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये था हमारा टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये हमने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और दूसरा आपको कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट, अभी आगे भी आएंगी बहुत सारी चीजें, कई टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनको हम अब एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 12.1 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।